लिखलानी चाहते हुए ना वो दरवाजा लॉक ना करके जाना, फिर वहां पे भी क्लासेस है, ठीक है, क्योंकि चाबियां अब तुम्हारे पास ही हैं। ओके बच्चों, आज ना मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन मैंने वाइंड अप करने की कोशिश करनी है, ताकि कल सिर्फ एक थ्योरेटिकल टॉपिक रह जाए और आपका फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो वाइंड अप हो जाए। क्लियर है? फिर अगला वीक पूरा जो है ना इसकी प्रैक्टिस और इसके एमटीक्यूज वगैरह। आज इसका एक ओटी के आप लोगों ने अगर तो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मेरे सामने करना है, वरना कल इंशाल्लाह ताला इसके 2 ओटी के मैंने करवाने हैं, 4 आपने घर से करके लेके आने हैं, मंडे का जो काम है खत्म। तो ये F2 नहीं है कि इतनी इतनी ज्यादा चीजें कि आपसे हो ही ना। 6 ओटी केस है कैप्लन की किट में इस चैप्टर के, और 13 MCQ है, 13 या 14, यही है बस इसका करने वाला। क्लियर है? तो आप लोगों ने फोकस प्रिपेयर रहना है। हमने ना 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, हाउ टू कन्वर्ट करेंसी, हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट। क्लियर है बच्चों? और ये फुल्ली क्या है, कंप्लीटेड है। तो आज मुझे उस दिन से याद भूला हुआ है, मैं आज आप लोगों को 5 क्वेश्चन सेंड करूंगा, जैसे पहले हाउ टू कन्वर्ट करेंसी के किए थे, तो अब करूंगा हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट के। तो उसमें किसी का इन्फ्लेशन रेट, किसी का इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह आप लोगों ने निकालना होगा, तो कल आप लोगों ने सब बच्चों ने निकाल के लेके आना है मेरे पास। आज का आवाज है बस। आज का काम क्या है, आज हम तीसरा जो इसका पोर्शन है ना, टाइप ऑफ रिस्क, वो वाइंड अप करके ना चौथा पोर्शन शुरू कर देंगे, हेजिंग मेथड, और आधा हेजिंग मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। और कल सारा हम फोरेक्स पे लगाएंगे। याद है फोरेक्स ट्रेडिंग? किसी ने की हो में भी, है ना? तो वो हराम क्यों है, मेरा मेजोरिटी फोकस इसके ऊपर होगा, ताकि आप लोगों को मैं उससे रोक सकूं फोरेक्स से। क्लियर है? तो इसलिए तो कल फोरेक्स पे टाइम लगाएंगे। अभी इधर देखो, कल एक रिस्क पढ़ाया था, ट्रांसलेशन रिस्क। जब आपकी सब्सिडरी किसी ऐसे कंट्री के अंदर हो जहां करेंसी का ट्रेंड क्या है, डी वैल्यू, डेप्रिशिएटिंग ट्रेंड है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो सब्सिडरी है ना वो बुक्स में से गायब होना शुरू हो जाती। क्या ये एक्चुअल लॉस है? ये अकाउंटिंग लॉस है, बुकिश लॉस है? असल में आपके एसेट 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस के ही है, बट जब आप उसको कन्वर्ट करके अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट, पेरेंट कंपनी की करेंसी में लेके जाते हैं, तो क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम कम कम। तो सर इसको कैसे खत्म किया जाए? कैसे? क्या? हिंदी होम करेंसी के अंदर सब्सिडरी को चाहिए अपनी होम करेंसी के अंदर क्या ले, लायबिलिटीज। क्योंकि जब एसेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो लायबिलिटीज भी क्या होना शुरू हो जाएंगी, कम। एसेट का कम होना बुरा, लायबिलिटीज का कम होना अच्छा, तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। बात समझ आ गई दानियाल? ओके, ये तो गुस्से में रहता है जो उसमें। नंबर 2, जितना भी इजाफी पैसा पड़ा है उसे आज ही किसमें कन्वर्ट करके रखो, पैसे में, पेरेंट कंपनी की करेंसी में, ताकि एक्सचेंज रेट की हिट आपको ना पड़े। जैसा कि मैंने ना, मतलब मेरे पास एक दफा पैसे ज्यादा थे, तो मैंने स्कैन वालों को कहा कि मेरी थोड़ी सी फीसें ना पे कर दें, तो ताकि ना मुझे, मैं आइंदा ना उसी में से पेपर दे दिया करूंगा। तो स्कैन वालों ने कहा कि सॉरी अली हसन, ये तो कोई रूल है ही नहीं। मैंने कहा बच्चों को कोई ना कोई तो जुगाड़ बच्चों को बताना चाहिए ना। फिर क्या लेते होते, मैं आया, आके बैठा, पूरा सेटअप बनाया कि किसी तरीके से ना फीस अकाउंट में चली जाए। तो अब मेरे पास सेटअप है, तो अगर किसी बच्चे के पास कभी इजाफी पैसे हों तो अपनी फीस अपने अकाउंट में करवा सकते हैं, एक्सचेंज रेट की हिट पड़ने से समझ लगे? ये तो सिचुएशन नहीं है कि इस सूरत में तो आप नहीं करवा सकते। जरा थोड़ा सा पाउंड आपको लगे कि अब नीचे चला गया, जैसे पिछले दिनों मतलब 210 पे 310 पे भी आ गया था एक दिन, ठीक है, तो जब वहां तक पहुंच जाए तो तब आप लोगों ने अगर करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। होता क्या है, मैंने पेपर बुक किया, पेपर बुक करके उसको कैंसिल कर दिया उसी टाइम, तो वो अमाउंट क्रेडिट हो गई अकाउंट में। फिर एक अगला पेपर बुक किया, उसको कैंसिल कर दिया, अमाउंट क्रेडिट हो गई किसमें, कार्ड में। तलहा का भी ना मैंने 4 पेपरों की फीसें जो है ना पेपर बुक किए, क्रेडिट करता गया, तो उसके अकाउंट में क्या हो गई, क्रेडिट। फीसें जब उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई फीसें, तो अब तनहा हर बार उसी में से क्या करता है, पेपर बुक कर देते हैं। तो 270 समथिंग पे था जब तनहा ने पेमेंट की थी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से, तो एक ये तरीका है कि जितना सरप्लस कैश है उसको आज ही पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट करके रखो, ताकि आपको हिट ना पड़े।
अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं सर हमारे पास पाउंड पड़े हैं। मैंने कहा बेटा लेकिन मेरा मसला ये है ना, अगर मैं पेपर बुक करवाऊंगा ना तो मैं इंस्टीट्यूट वाले आपसे पाउंड ले सकते हैं, मैं पाउंड लेके क्या करूंगा? मुझे तो पैसा बैंक में चाहिए ना, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में पाउंड तो नहीं पड़े हो सकते ना, तो इसीलिए मैं पैसा नहीं ले सकता। तो मुझे पैसा किसमें चाहिए? पाकिस्तानी करेंसी में ही, अगर आप चाहते हैं मैं पेपर बुक करूं। वरना स्कैन वगैरह से पेपर बुक करवाओ जो कि पाउंड लेते हैं। क्लियर है? तो ये थे, इससे ट्रांसलेशन रिस्क खत्म हो जाता है। अब आते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रिस्क। क्लियर है? तो इसकी सिर्फ हेजिंग के मेथड दो ही थे, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिए। इकोनॉमिक रिस्क भी छोटा सा है, बाकी जितने भी हेजिंग के मेथड है वो सब ट्रांजैक्शन रिस्क के ऊपर है। किसके ऊपर है? वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इकोनॉमिक रिस्क क्या? मुझे F9 पढ़ने से कुछ सेंस डेवलप हो रही है, मतलब मजे का लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? ये मजे का है, पता नहीं क्यों, मतलब ये मजे का है। F5 बोरिंग है थोड़ा। F5 में वही पुरानी सारी बकवास चीजें। इकोनॉमिक रिस्क, क्योंकि ये तो आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, ये तो टोटली ओके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा बच्चों। एक होता है एक्सपोर्टर और एक होता है इंपोर्टर। मैं जितना मर्जी अच्छा समझा दूं इकोनॉमिक रिस्क, बच्चों ने इकोनॉमिक रिस्क में गलती करनी ही करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक रिस्क को ना वो बड़े तरीकों से पूछ रहा है। तो मैं तो वैसे आपको चारों तरीके बता दूंगा ना, तो चार तरीकों से ज्यादा कोई पांचवा तरीका ही नहीं है। बट लैंग्वेज देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सबसे पहले मेरी ना 1 मिलियन की, $1 मिलियन की क्या थी? एक्सपोर्ट कितनी थी? और उस टाइम रेट चल रहा था 100 PKR/डॉलर। 100 PKR/डॉलर एक्सपोर्ट है। तो बच्चों मुझे पैसे आने हैं, तो मुझे कितने पैसे आएंगे इस रेट के अकॉर्डिंगली? डॉलर से डॉलर कट गया, 100 PKR कितना? 100 मिलियन PKR। यहां तक किसी को मुश्किल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बच्चों मसला है किसी को यहां तक? क्योंकि मल्टीप्लाई का केस था ना, क्योंकि एक जगह डॉलर न्यूमिनेटर में और एक जगह डिनोमिनेटर में, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आ गई? बताओ। नेक्स्ट बच्चों, मेरी अभी भी ना $1 मिलियन की क्या है? एक्सपोर्ट है। बट माशाल्लाह से ना पाउंड रेट जो है ना, करेंसी मेरी एप्रिशिएट हो गई है। क्या हो गई है? एप्रिशिएट हो गई है। तो बच्चों मुझे कितने आएंगे? 90 मिलियन PKR। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि एक्सपोर्टर को करेंसी के एप्रिशिएट होने से नुकसान होता है और डेप्रिशिएट होने से फायदा होता है। तो जितने भी पाकिस्तान में एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, वो जो चीचू की बलिया रहते थे ना, वो DHA पहुंच चुके हैं। क्लियर है? खुदा ना खास्ता अगर IMF ने लोन दे दिया तो जो DHA पहुंचे हैं वो दोबारा चीचू की मलिया में आने वाले हैं। क्यों? इनका ये ऐसे ही चलते ही रहता है, करेंसी एप्रिशिएट। लेकिन IMF कितना लोन देगा कि कितना फर्क पड़ जाएगा? इस टाइम में हालात ही बहुत खराब हो चुके हैं। क्लियर है बच्चों? आपको बात समझ आ रही है? सो दिस इज, एक्सपोर्टर को करेंसी के डेप्रिशिएट होने से फायदा है, एप्रिशिएट होने से क्या है? नुकसान। कैसे? 120 का हो गया, कितना आएगा? जैसा कि जिनको बाहर से रेमिटेंसेज आती हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि माशाल्लाह से एक्सचेंज रेट कम हो, क्योंकि उन्हें किससे फायदा है? एक्सचेंज रेट के बढ़ने से। जितनी करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है, उनका उतना पाकिस्तानी रुपीज में उनको पैसे क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। समझ रही? तो मैं इसी लिए तो बता रहा हूं, दो तरह की अवाम है। रैशनल लोग अपना सोचते हैं एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज एन इकोनॉमी। समझ लगे? तो ये इसका क्या है? फायदा है और ये इसका नुकसान है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एक्सपोर्टर जो है ना मेरा, वो मे गेट बेनिफिट, उसको बेनिफिट हो जाता है जब मेरी करेंसी क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट, डी वैल्यू।
और उसको क्या हो जाता है, एडवांटेजेस, सॉरी ये तो वही हो गया, उसको क्या हो जाता है, नुकसान होता है जब करेंसी क्या हो जाती है, एप्रिशिएट। लॉस, कर लोगे आप लोग, मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। एफबीटी लेवल पे ना बार बार वो पेपर में टेस्ट करते हैं, बार बार मुझे बताना पड़ता है, लेकिन बच्चों को समझ पता नहीं क्यों नहीं आती। तो एक्सपोर्टर जो है उसको फायदा है किससे, और उसको फायदा है किससे, एप्रिशिएट। ओके, इसी में से ना एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देना है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है ना, आपका एक्सचेंज रेट, आप थे एक्सपोर्टर, जो काशा है ना, इसकी कंपनी है ओकाशा को, ठीक है। ओकाशा कंपनी जो है ना वो डील करती है मतलब यूके में, तो यूके में एक कंपनी है, लेट्स सपोज हाफिज, हाफिज को, ये दोनों क्या बेच रहे हैं ये मैं रोजे के बाद बताऊंगा। तो जितने भी माशाल्लाह से गलत गलत टॉयज है ना, तो ये वो बेच रहे हैं। तो होता क्या है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी का रेट जो है ना वो ज्यादा हो गया। किसका रेट ज्यादा हो गया, समझ लगी, मैं आपको बताता हूँ कैसा। करेंसी हो गई डी वैल्यू, करेंसी क्या हो गई, अकाशा जो है ना, अकाशा पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान करेंसी होगी डी वैल्यू, अकाशा को बेनिफिट होगा या लॉस होगा, बेनिफिट होगा। और हाफिज को क्या होगा, नो इफेक्ट। आपके एक्सचेंज रेट के बढ़ने कम होने से आपकी फीस ज्यादा या कम जा रही है। यूके वालों को माशाल्लाह से 120 पाउंड ही जा रहे हैं, उनको 132 पाउंड ही जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही मैं इंपोर्टर होता तो मेरी करेंसी के एप्रिशिएट एप्रिशिएट होने से मुझे फर्क पड़ना था, पर मेरा जो कस्टमर है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डोमेस्टिक करेंसी का इम्पैक्ट आपकी दूसरे जो काउंटर पार्टी है उस पर नहीं पड़ता। इसके दो एमसीक्यूज है आपकी कैप्लन की किट के अंदर, तो दोनों तैयार हो गए, आपको देखते पता लग जाएगा सर इन एमसीक्यूज की बात कर रहे थे, और ये पेपर में भी आते हैं बार बार। क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक करेंसी डोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द काउंटर पार्टी। डोमेस्टिक करेंसी का काउंटर पार्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो बच्चों इंपोर्टर इसका वाइस वर्स है, इंपोर्टर क्या है, इंपोर्टर को बेनिफिट कब होता है, जब करेंसी क्या हो, और लॉस कब होता है, क्यों, जी बच्चों 120 का रेट हो गया, अब मुझे 120 मिलियन पीकेआर देना पड़ेगा, 90 का रेट हो गया, 90 मिलियन पीकेआर देना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो इंपोर्टर इसका रिवर्स है, इंपोर्टर को फायदा है करेंसी के एप्रिशिएट होने से, और नुकसान है करेंसी के एप्रिशिएट होने से। करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट। पाकिस्तान अभी भी नहीं हट रहा किससे, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करने से। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स तो मजीद महंगी से महंगी होती जा रही हैं। अब बात तो समझ आ रही है, तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो रहा है। एक तो इंपोर्टेड इंपोर्ट, इंपोर्ट से होता क्या है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अंदर एक फैक्टर इंपोर्ट का भी है। तो एक्सचेंज रेट जब नीचे जा रहा है तो जो सेंसिबल इकोनॉमीज है वो तो इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर देती है। पता क्या, लोग रो रहे हैं बैठे हुए। एक दिन परसों मैं चौथा वीडियो देख रहा था, एक आदमी ने लगाया हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची के लिए डोल खरीदी थी, ये खरीदा था, वो खरीदा था, ऐसे वैसे, तो ना मतलब गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है, टैक्सेस इतने ज्यादा है, अब मैं ये लेके नहीं जा सकता। तो भाई पाकिस्तान में डोल्स नहीं मिलती, मुल्क का बिल्कुल फायदा नहीं सोच रहे, पा के नीचे से आईफोन ले आओ। हर बंदे की ख्वाहिश है कि कपड़ों में रख के ना प्यारा हो तो उससे आईफोन मंगवा लिया जाए। क्यों, ये यही तो सब सब काम है जो हम लोग आजकल करते हैं। समझ लगी, आप अभी फतेह चले जाए, दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी ओरिजिनल। तो यू डोंट नीड, उम्रा करने गए हम लोग, जाहिल लोग जो हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ, वहां से ब्लैंकेट्स खरीद रहे हैं। तुम लोगों के पाकिस्तान में ना आला क्वालिटी का ब्लैंकेट आता है,
स्पेनिश ले लो, कुछ भी ले लो, फतेह पे चले जाए, आपको लाख वाला भी ब्लैंकेट मिलेगा, आपको 22,000 वाला ब्लैंकेट भी मिलेगा, 22 वाला तो कोई रहा ही नहीं, 30 के ऊपर वाला भी ब्लैंकेट मिलेगा। डिजिटल ब्लैंकेट भी यहाँ पर आ गए हैं और लोग वहां से खरीद रहे थे। नहीं, पाकिस्तान में पैनासोनिक की चीजें नहीं मिलती, पाकिस्तान में नहीं मिलती बोश की चीजें। बाहर गए आप उमरा करने, खरीद रहे हैं आप वहां से। हाँ चलो, गोल्ड तो उनकी स्पेशलिटी है, गोल्ड खरीद लो, कि पाकिस्तान में खालस नहीं मिलता। तो इंसान को सेंस होनी चाहिए कि आपके मुल्क में क्या क्या चीजें बिक रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं बिक रही। अगर आपने हायर वगैरह लेनी है तो चीजें भरी पड़ी है, हायर वगैरह तो वहां है ही नहीं। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल ब्रांड भी लेने हैं बच्चों, आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आज तक अभी हिटाची की, सैमसंग की, एलजी की, जो महंगी से महंगी, मैं कहता हूँ 8 लाख वाली फ्रिज भी पड़ी है अल्फतेह के पास। पैसा होना चाहिए, चीजें सारी है। तो जरूरी नहीं है कि बाहर से आते हुए आप ये लेके आए, फिर आप इंपोर्ट ड्यूटीज देते फिर एयरपोर्ट के ऊपर आप लोगों को रोक लिया जाए, ठीक है, फिर आपके नहीं जरूरत इन चीजों की। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क का फायदा करने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक्स चलो हम बाहर की, पता क्यों खरीदते हैं? कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिटी किसी दौर में ना डॉलेंस रिलायबल है, तो वाकई वो रिलायबल ही थी। हमारे घर में भी फ्रिज थी, अब डॉलेंस आती है, उसके साथ से ना जंग लगना शुरू हो जाता है। क्यों? मटेरियल बहुत ही लोकल एक चीज है, जिसने हर वक्त पानी में रहना है, तो चीज लोकल है, तो चलो आप खरीदते अच्छे लगते हैं। फेयर एंड लवली इंडियन, फलानी चीज फला, कुछ ऐसी चीजें जिन पे कंट्रोल लगाया जा सकता है, हम उन पे भी नहीं लगा रहे। क्यों? हमें लग चुके हैं अब बाहर के सोर्सेज, जोनी एंड जुगनू, सारे सोर्सेज बाहर के हैं। हाउडीज, सारे सोर्सेज बाहर के हैं। कोविड में हाउडी बंद भी हो गया था, उन्होंने पाकिस्तानी सोर्सेज नहीं बेचे, बंद कर दिया अपना 2 महीने के लिए बिजनेस, ताकि क्वालिटी रिड्यूस ना हो जाए। तो दो दो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो रही है, और इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, महंगी, और एक आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये है। तो वो कहते नहीं कि जैसे ही इमरान खान आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसने तो आते टैक्स लगा दिया, ये कर दी। भाई अब एक समझदार पढ़ा लिखा बंदा क्या करे? रोके ना आपकी इन्फ्लेशन, आपकी इंपोर्ट को। शुक्र है, मैं तो कहता हूँ या अल्लाह, गाड़ियां नहीं गई, गाड़ियां आम आदमी की ना रेंज में नहीं है बाहर से मंगवाना। वरना बाहर जितनी सस्ती गाड़ी है ना, पाकिस्तान में तो सारे शोरूम बंद पड़े होने थे, बाहर से आया करती थी गाड़ियां। अब पता है कि एक जितनी वैल्यू की गाड़ी है डबल पैसे लगेंगे, तो लोग यहीं से खरीद लेते हैं। ऐसी हर चीज होनी चाहिए कि लोगों की रेंज से निकल जाए, उनकी रेंज में रहे जिन्होंने ब्रांड यूज करने। अब यहाँ पर है एक ब्रांड है, चार चार्लिस और कैथ, ठीक है, हाँ, उसके ना शूज परसों चौथ मुझे मामा ने सेंड किया, वो ना मतलब 32,000 का था। अगर आप शूज देखें ना, तो कबाड़िया अक्सर बेच रहा होता है कुछ चीजें, तो जिन चीजों के ऊपर बहुत गंद पड़ जाता है ना, उसके बाद ऐसी लुक निकलती है शूज की। और उनके ऊपर टैक्स पता कितना लगना चाहिए? 20 नहीं, 40-50%। ब्रांड पहनने का शौक है, पहनो, लेकिन पैसा पे करो उसके, ताकि ये स्प्लैश और ये जो वर्साची, गुची, टोनी, इम्पोरियो और अरमानी, इनकी सेल बंद हो पाकिस्तान के अंदर, अल्फतेह चले जाए, सारे मिलते हैं ब्रांड। और पता कितने लोग खरीद रहे होते हैं? एक, दो या तीन, ऊपर वाला जो 6वां फ्लोर है कोई होता ही नहीं अवेलेबल, खाली पड़ा है। क्यों? 7,000 की शर्ट कौन पहने? इतने मैंने 3 पहननी। 12,000 की शर्ट कौन पहने? पोलो शर्ट है 13,000 की। मैं अक्सर क्रोकरी लेने जाता हूँ, तो ऊपर वाले पोर्शन में गया काफी दफा, खरीदा कुछ नहीं। तो इसीलिए एक दफा एक चप्पल खरीदी थी, तो वो उसको धूप में पड़ी रही चप्पल, थोड़ी देर धूप में पड़ी रही चप्पल, उसके बाद मैं जब अंदर से बाहर आया वो चपली बन चुकी थी इतनी। वो ना रबड़ की चप्पल थी, तो मतलब वो आई भी तकरीबन 6500 की। इवन मतलब बाहर पड़ी रही धूप में, है ना, मतलब जब मैं शाम को उठा, वो इतनी चप्पल बन गई हो, उसका मुंह ऐसे हो गया हो, मतलब ये क्या है। फिर मेरा दिल तो कर रहा था क्लेम करो कि मतलब ये क्या हुआ। फिर मुझे पता लगा कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अंदर ही रहना होता है, लीड क्लास, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने चप्पल पहन के गांव में भी जाना है। तो इसीलिए, तो दिस इज द, ये हो गया। अब रिस्क क्या है सर? ये देखो जरा, इकोनॉमिक रिस्क को समझने के लिए ना जरा थोड़ा सा अपनी सेंस को तेज कर लो। रिस्क ना आपको दो सिचुएशन की वजह से होता है, या आपको नुकसान हो जाए, पहली कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल हो एट
एडवर्स पोजीशन किस पे, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो कंपेटिटर है ना वो हो एट फेवरेबल। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, नुकसान हो। इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, नुकसान। दोनों में रिस्क है, दोनों में क्या है। ओके, माशाल्लाह से हमारा कंपेटिटर इंडिया तो है, दैट्स पाकिस्तान एंड दैट्स इंडिया। वी, हम दोनों एक प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर हैं, हम दोनों क्या है, ये एक्सपोर्टर का केस है। ये किसका केस है, दोबारा, हम दोनों कौन है, हम दोनों कौन है। अब ये ना कह देना मैंने एक दिन क्लास में कहा हम दोनों कौन है, बच्चे कहते सर अभी तो आपने कहा था दुश्मन। हम दोनों कौन है, एक्सपोर्टर, हम दोनों कौन है, एक्सपोर्टर। और वो देखो दुश्मन कहां से कहां जा रहा है, और हम देखो, हाँ ओके। तो देखो जरा, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट चल रहा है 100 PKR ओवर डॉलर। ये मैं ख्वाब की बात बता रहा हूँ, और ये चल रहा है 60 PKR ओवर डॉलर। मैं ये इस वजह से लिखता हूँ ताकि फिगर्स कैलकुलेट करने में आसानी हो। एवं ही समझाते समझाते मैं 6 दफा कहूँ बच्चों कैलकुलेट करो, उससे बेहतर है INR 60 INR इंडियन रुपी ओवर डॉलर। पहला केस, केस नंबर 1, आपको, आप एडवर्स पोजीशन पे हैं, तो इसका मतलब करेंसी के साथ क्या हुआ होगा एक्सपोर्टर की, एप्रिशिएट एप्रिशिएट डेप्रिशिएट, है ना। लगाओ इसके, फिर तो तुम्हें बेनिफिट वाली कंडीशन होना चाहिए था। गुड। एक्सपोर्टर को नुकसान कब है, जब आपको क्या हुआ होगा, करेंसी आपकी अप्रिशिएट कर गई होगी। लेट्स सपोज आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर गई और वो हो गया 90 PKR ओवर डॉलर। अब आप किस पोजीशन पे हैं, एडवर्स पोजीशन पे, एडवर्स पोजीशन में है ना। तो अब आप चीज इस प्राइस पर तो नहीं बेच सकते, क्यों, पहले जहां आपको 100 मिलियन आना था PKR, अब कितना आना है 90 मिलियन PKR। तो बच्चों आपको अगर 100 मिलियन PKR चाहिए तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। जब आप सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे ना, लोग इसको छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया और आप दोनों एक ही चीज के क्या थे, बात समझ आई। पहली सिचुएशन है किसकी, इकोनॉमिक रिस्क। नंबर 2, आपको कुछ नहीं हुआ, आप अभी तक 100 PKR ओवर डॉलर पर ही हैं, लेकिन आपका जो ये है ना, इसकी हो गई करेंसी 70 INR ओवर डॉलर। ये किस पोजीशन पे है, बेनिफिट, क्योंकि इसकी करेंसी क्या हो गई, डी वैल्यू, डी वैल्यू हो गई। जहां इसको 60 मिलियन आना था ना, इसको कितना आएगा, कितना, कितना आएगा 70 मिलियन, कितना आएगा, कितना आएगा 70 मिलियन आएगा, कितना आएगा। तो बच्चों ये सेलिंग प्राइस जानबूझ के क्या कर देगा, कम। फिर लोग सारे यहां से शिफ्ट हो गए, कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। दोनों केसेस में कौन सा रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क। आपको नुकसान हो जाए या आपको कुछ भी ना हो और आपके कंपेटिटर को क्या हो जाए, फायदा। अब ना देखने में कितना आसान लग रहा है, एग्जामिनर ने लैंग्वेज ही ऐसी यूज करनी है, आप लोगों ने क्या हो जाना कंफ्यूज। तो इकोनॉमिक रिस्क वो होता है, आपको नुकसान, आपको नुकसान का मतलब क्या है, एक्सपोर्टर है अगर दोनों, तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट और आपके कंपेटिटर की करेंसी डेप्रिशिएट। तो इकोनॉमिक रिस्क है, कौन सा रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क। कर लोगे, ये वाहद वो रिस्क है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं लेके डूबता, लोकल्स पे भी असर रखता है। लोकल्स को भी रिस्क है किसका, इकोनॉमिक रिस्क का। क्यों, कंपटीशन के चक्कर में कई दफा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इतनी सस्ती हो जाती है कि लोग लोकल को छोड़ते हैं और इंपोर्टेड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि पता लगे पाकिस्तानी फेयर एंड लवली है 200 की और इंडियन फेयर एंड लवली है 1000 की, मेरे घर से फोन आना है 5 पाकिस्तानी फेयर एंड लवली ले आना। कितनी पाकिस्तानी फेयर एंड लवली ले आना, 5। क्यों, बहुत फर्क है ना। अब 200 की वो है और 225 की लेट्स सपोज इंडियन है, मेरे घर से फोन आएगा, लिसन
जहां 5 आने थी 4 ले आओ इंडियन, फेयर एंड लवली। तो किस पे मैं फर्क पड़ा? लोकल्स पे भी। कंपटीशन किसका चल रहा था? एक्सपोर्टर इंपोर्टर का, है ना? हमारे बीच में कौन गए? लोकल्स। तो पेपर में सवाल आता है इकोनॉमिक रिस्क का इम्पैक्ट लोकल सप्लायर्स में पड़ता है, हाँ बहुत ही ज्यादा, धज्जियां उड़ा दी इस कंपटीशन के चक्कर में। दिस इज इकोनॉमिक रिस्क। समझ लगी? मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिस्क इस तरीके से टेस्ट होता है। इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर आपको क्या हो जाए? नुकसान, और आपका कंपेटिटर क्या ले जाए? फायदा। आपको नुकसान कब होगा? करेंसी क्या हो जाए? एप्रिशिएट। उसको फायदा कब होगा? करेंसी क्या हो जाए? डेप्रिशिएट। एक दफा ज्यादातर ना इकोनॉमिक रिस्क इसी सिचुएशन में होता है, दूसरी सिचुएशन में इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, बट वो सिचुएशन भी हो सकती है, वाइस वर्सा। क्या? लेकिन ज्यादातर ये एक्सपोर्टर के केसेस ही आते हैं। इंपोर्टर के केसेस में आपको करवा देता हूं, लेकिन अक्सर करवाए नहीं जाते। क्या देखो, इस बार पाकिस्तान और इंडिया, हम दोनों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास चलो इंटरनेट वगैरह और ये सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, पर कुछ चीजें हैं जो हम दोनों यूके से क्या कर रहे हैं? बाय इंपोर्ट। हम दोनों इस बार क्या है? इंपोर्टर हैं। मेरा चल रहा है रेट 100 पीकेआर ओवर डॉलर, 60 आईएनआर ओवर डॉलर। शाबाश, क्लियर है? मेरी जो करेंसी है ना, मेरी जो क्या है करेंसी है, वो हो गई 120 पीकेआर ओवर डॉलर। मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया ना। मुझे 100 मिलियन की बजाय 120 मिलियन पीकेआर देना पड़ेगा। बात समझ आ गई? यहाँ इसको क्या हो गया? फायदा। इसकी करेंसी क्या हो गई? इसको क्या हो गया? फायदा। और अब इसको कितना देना पड़ेगा? 50। रिस्क सिर्फ इतना सा है, इसीलिए एक्सपोर्टर के केस में ज्यादा टेस्ट, इंपोर्टर के केस में ज्यादा टेस्ट नहीं होते। मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है ना, मैं उनसे क्रेडिट पीरियड क्या मांगूंगा? ज्यादा। मुझे लोन देते हुए रिस्क क्या है? ज्यादा, क्योंकि मेरी अमाउंट क्या है? ज्यादा। समझ लग गई? और मेरी बैंकरप्सी के चांसेस क्या है? ये माशाल्लाह से, ये तो क्रेडिट पीरियड क्या मांगेगा? कम। रिस्क भी क्या है? कम। रिस्क किस चीज का? बैंकरप्सी का। ये लैगिंग करेगा, क्या करेगा? और ये क्या करेगा? लीडिंग। ये जल्दी पेमेंट कर देगा और ये लेट पेमेंट कर देगा। समझ लगी? इससे होगा क्या? इसको चीजें सस्ती मिल जाएंगी, मुझे चीजें महंगी मिल जाएगी, तो मुझे क्या फेस करना पड़ रहा है? रिस्क। कौन सा रिस्क? इकोनॉमिक रिस्क। तो 4 कंडीशन है, 4 सिनेरियोस, चारों के चारों बढ़ा दिए। इन केस ऑफ एक्सपोर्टर आपको लॉस हो जाए, लॉस मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर जाए। इन केस ऑफ एक्सपोर्टर आप स्टेबल है, आपके जो कंपेटिटर है उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए। इन केस ऑफ इंपोर्टर आपकी करेंसी क्या कर जाए? डेप्रिशिएट, और उसकी करेंसी क्या कर जाए? एप्रिशिएट। तो इन चारों केसेस में इकोनॉमिक रिस्क होता है, और ये वो रिस्क है वादा उल आशरी, इसका इम्पैक्ट लोकल्स पे भी होता है। किस पे होता है? किस पे भी होता है? लोकल्स पे भी होता है। कई दफा कंपटीशन के चक्कर में लोकल जो कुछ भी है ना, सब कंपटीशन है। जितने ब्रांड्स क्वालिटी लेके बैठे हुए हैं ना, पता है ऐसे कस्टमर स्विच हो जाएगा। जैसे ही माशाल्लाह से ये मैकडोनल्ड्स यहाँ आया, केएफसी की दौड़े लग गई। अब तो माशाल्लाह से सर बैठे हैं, सर्व होगा सर, ये बिल्कुल ठंडा है, कोई बात नहीं सर, नया आ रहा है। जब यहाँ पे मैकडोनल्ड्स नहीं था, इन लोगों ने फरौन बने हुए थे, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म की। मुझे ठंडे माइटीज खिलाए हैं इन्होंने इतने साल। बट मुझे मतलब मैं मैकडोनल्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जो वो जो होता है ना वेटिंग डेस्क, वो माशाल्लाह से, वो भी माशाल्लाह से इन्होंने नया लॉन्च किया कंपटीशन की वजह से थोड़ी इनकी। तो तुमने बताना था ना उन्हें,
नहीं, वो उनके लिए नहीं चलती जो सिर्फ आइसक्रीम 80 रुपए की खाने जाते हैं, और तुम सब कुछ और भी खाते हैं तो शायद चल जाते। कौन नहीं खाने गए थे तुम? संडे खाने गए थे? मुझे पहले बताते ना, ये बात में तुम्हें ना लगाता। दी- अच्छा, तो ये कम्प्लीमेंट्री क्यों दिए? कंपटीशन के चक्कर में। वरना पहले कभी देखा है KFC वाले कम्प्लीमेंट्री? हाँ, वो उसमें से एक एक दफा क्या हुआ, मुझे फ्राइज मिले, वो जो लड़की खड़ी होती है ना, उनसे बातें करी, करते करते दो कहती, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता लगा, मैंने कहा इट्स ओके लेकिन ये क्या था तो मतलब वो तो वो तो मतलब इतना ज्यादा, मतलब वो हमें पहचान जाती है, बिकॉज हमने तो KFC को, मतलब मुझे ये भी पता होगा शायद कि उसकी टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं। सेल मुझे कैसे पता लगेगी, मैं कोई उनका, तो इसीलिए ना, तो ऐसे है। नाम पता है मुझे, पढ़ो। पढ़ते नहीं, मतलब वो सभी जानती है, काउंटर वाली भी जानती है सब, इवन के दिन में दो दो दफा भी गए हैं, दो दो दफा। एक मतलब दोपहर को भी जा रहा है, शाम को भी जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना ही है। फिर माशाल्लाह से ये जब रिजल्ट आ जाते हैं ना, आधे बच्चों की ट्रीटें KFC में होती हैं। हाँ, तो KFC में ट्रीटें खा खाना बस। और फिर अगर कोई मेहमान कोई बहुत अच्छा आ जाए घर से, अच्छा का मतलब है जिसके साथ मेरी भी बनती हो, या कोई बहुत क्लोज हो, फिर उसको जुनून या मसाला वाला हो जो आ जाए, जिसके साथ मेरी ना बनती हो, या कोई बहुत ही बेकार, तो उसको फिर मैं लेके जाता हूँ KFC, क्योंकि वहाँ थोड़ा बजट कम बनता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक रिस्क कह रहा, तलब वहां पे ज्यादा होती है जहाँ पे डालते हैं। वो क्या है? हाँ, एक उनका मैनेजर, एक उनकी मैनेजर है मतीहा, एक उनका मैनेजर है ताहा, और एक मैनेजर का तो मेरे पास नंबर भी है, उस्मान का, उस्मान KFC के नाम से मेरे मोबाइल में। पढ़ो क्या? नहीं, उनके मैनेजर्स, वो मैनेजर्स नहीं है, वो सुपरवाइजर, जो मैं आवाज है, मैनेजर्स वो है जिन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं, तो वो मैनेजर्स है। जो रेड में ही है ना, वो सुपरवाइजर्स है। तो जो ऑपरेटिंग यूनिट है ना, वो सर हमारे लिए तो वो मैनेजर है जो क्या है, तो लिंक रोड वाली मैंने वो भी आती है। किस तरह आपने बच्चों, रोजा, इकोनॉमिक रिस्क, तो बात कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहां पर इस्लाम में भी ना, जहां पर थोड़ा लीनियंसी से हाथ खींचा गया है ना, थोड़ा डंडा दिया गया है, वहां फुल, जैसा कि 3 जुमे ना पढ़े, दारा के साथ से खा रहे, अक्सर जुमा पढ़ते जाते हैं ना, एक बंदा दूसरे को कह रहा होता है, शार जल्दी कर मेरा तीसरा है तो मतलब कि डंडे के बगैर नहीं चलने वाली कौम थी, अल्लाह को भी पता था कि मतलब कह दिया कि निकाल देंगे या उनके दिलों में मोहरे लग जाएंगे, तो 3, मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। कल वाला जुमा था ना, मैं वैसे अक्सर जुमा नहीं छोड़ता, अल्लाह पाक जानते हैं। पिछली दफा ना बच्चों का था शाम को पेपर, F9 वालों का दोपहर टाइम, मॉर्निंग में ना मैं उनको पेपर करवा रहा था, और कुछ बच्चों का जाहिलों का पेपर वो शाम को भी था, तो मुझे उनको पेपर करवाते करवाते कि ये उड़ ना जाए, तो मेरा जुमा रह गया, उनका तो राह ही रहा, मेरा भी रह गया। तो फिर नेक्स्ट वीक भी मतलब कुछ ऐसे ही सीन हुआ, तो दोनों वीक मेरे जुमे रह गए, और इस बार मैंने तो ना 3 दिन पहले से कमीशन वाले सारी इस्त्री करके लटकवा दी थी, मैंने कहा अब जुमा नहीं छोड़ना, क्योंकि चाहे कपड़ों का बहाना हो। और जुमेरात वाले दिन ही मैंने अहमद को कह दिया कि पानी की फुल जो है ना टंकी होनी चाहिए, कि ये ना हो कि ना आया ना जाए, और मतलब जुमा ना बढ़ा जाए। Exactly. तो जहां डंडा है ना, वहां वहां फुल इकोनॉमिक रिस्क पढ़ो। Long-term movement in the rate of exchange will put the company or at same competitive disadvantages is now. जब आपको competitive disadvantage हो और आपके competitor को competitive advantage हो, तो जो रिस्क होता है that is economic risk. कंपटीशन की वजह से आपको डिसएडवांटेज और आपके कंपेटिटर को एडवांटेज हो जाए, दैट इज इकोनॉमिक रिस्क। उसके चारों केसेस मैंने पढ़ा दिए। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ कंपटीटर करेंसी स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग और आवर कंपनी के करेंसी स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग, it may affect our company performance even if the company does not have। देखो उन्होंने भी एग्जांपल में ना एक्सपोर्टर का केस ही डाला हुआ है कि अगर आपकी करेंसी क्या हो जाए, कंपेटिटर की करेंसी डेप्रिशिएटिंग और आपकी करेंसी एप्रिशिएटिंग, तो ये एक्सपोर्टर का केस है, तो ज्यादातर एक्सपोर्टर के केसेस ही टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ हेजिंग फॉरेक्स रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क।
आवाज ना आएगी, क्या पढ़ रहे हो? तीसरा पढ़ो पॉइंट। बेटा जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा पढ़ते हैं कि सबको समझ आए और टीचर उस पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर सके, वरना रीडिंग तो मैं तुमसे अच्छी कर लूंगा। It may affect the company performance even if the company does not have any foreign currency transaction. यस बच्चों, उन पे भी फर्क पड़ता है जिनकी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी लोकल्स पे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे। ओके सर, किया क्या जाए? इधर देखो, किया क्या जाए? यूनिक प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? आप और आपका कंपेटिटर दोनों क्या एक्सपोर्टर, जब आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा ना तो आपका कंपेटिटर करेंसी बाद की बात है। यूनिक प्रोडक्ट है तो लोग खरीदने आपके पास ही आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपना गोल, अपना मिशन पूरी मार्केट से डिस्टिंक्ट रखो। आपका गोल भी सेम है, स्कैन का भी सेम है, पैक का भी सेम है, तो फर्क तो नहीं है। जब फर्क नहीं है सर्विसेज ऑफर्ड में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपके पास ज्यादा और उनके पास कम चलेंगे? तो आपको वो करना पड़ेगा। बिल्कुल फुल करना है। F4 वाला स्टूडेंट रेहान, बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, तो यूनिक प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा, कॉस्ट पड़ रही है ना ज्यादातर आपको, तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ऐसे एरियाज में शिफ्ट करो जहां लेबर सस्ती है। जहां लेबर क्या है, तो जो अगर एक्सचेंज रेट की तरह से हिट पड़ेगी और लेबर की तरफ से आपकी कॉस्ट कम होगी, तो इससे भी इकोनॉमिक रिस्क क्या हो सकता है, हेज हो सकता है। तीसरा, डाइवर्सिफाई करो अपने प्रोडक्ट्स को। क्या करो? तो एक में फायदा तो दूसरे में नुकसान, तो आपस में क्या हो जाएगा, नेट ऑफ हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। उन कंपनीज में ज्यादातर मसला होता है जिन कंपनीज का एक आधा प्रोडक्ट ही होता है। क्लियर है? तो एक आधा प्रोडक्ट बंद हो जाए, कंपनी फारग। तो जब ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइवर्सिफाई करो अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि। क्लियर है बच्चों? अब एप्पल खरीदने वालों ने एप्पल के पास ही जाना है ना, तो एप्पल जैसा तो कोई है ही नहीं ना, तो उसकी यूनिकनेस है। क्लियर है बच्चों? तो अब ये ऐसे गूगल है, गूगल का अभी कोई कंपटीशन नहीं है, तो गूगल से लोग पूरी दुनिया सर्विसेज क्या ले रही है, ले रही है। amazon जैसा कोई ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है काफी ज्यादा आए हैं, लेकिन माशाल्लाह से बच्चों पाकिस्तानियों ने तो फिर आपको पता है द्रास का जो हाल किया है। तो पाकिस्तान में अगर अमेजोन आ गया तो इन्होंने हाल वैसा ही करना है, इसलिए दुआ करो कि अमेजोन बचे ही रहे, पाकिस्तान में आए ही ना। मंगवाओ, 2 हैंड फ्री आती है कि ना भाई, मेरे एक कान क्यों, क्या है उसके अंदर हैंड फ्री जा नहीं सकती? हाँ, मतलब इस तरीके से कुछ चीजें अच्छी निकल आती हैं, लेकिन दराज सारा फारग। लोकल मैन्युफैक्चर, अली बाबा के साथ बड़ा फ्रॉड किया लोगों ने, अली बाबा की आइटम्स तक। हम्म, देखो इश्तिहारी भी बैठे हैं जिन्होंने बता भी दिया कि असल में फ्रॉड हो कैसे रहा है। बेटा अगर वो सीन से है, फ्रॉड ना करे तो क्या करे? पढ़ो इसको, हैज करने के मेथड। अब्दुल्ला जफर, तुम्हें जो नींद आ रही है ना, नीचे मुंह किया हुआ है, नीचे क्या है, पढ़। रोजा है तो तुमने जमीन ही कहा, शुक्र करो या अल्लाह, रमजान के बदले। चल, अब मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं कॉल सेंटर्स, है ना, कॉल सेंटर्स कहते हैं ना आपको। सिस्टर्स लिमिटेड में ना, मतलब मैंने जॉब की हुई है, तो मेरी सिस्टर ने ना उन दिनों मतलब खत्म किया था अपना बीएस कंप्यूटर साइंसेस। तो ना वो सॉफ्टवेयर हाउस में ना उसकी जॉब थी, उसकी तो काफी ज्यादा सैलरी थी, 3-3.5 लाख रुपया ना। नीचे कॉल सेंटर्स थे ना, तो उन्होंने 2-4 ऊपर से बच्चों को कहा कि आप ना कॉल सेंटर्स को ना सुपरवाइज करें। तो सिस्टर ने उनको सुपरवाइज करना शुरू किया, तो मेरी सिस्टर कहती है कि बंदे को ना, मतलब इनका जो एक एक ऑर्डर है ना, ये तकरीबन $1000 से शुरू हो रहा है। जो बाहर के क्लाइंट्स ने पे करना है ना, वो कितने, $1000। आपके पाकिस्तान में एक ऑर्डर जो है ना, वो कितने पे दिया है, $20 पे। कितने पे, कितने पे, कितना बेनिफिट है, $80 का। और आगे सुनो, आगे सुनो, क्या, हाँ मतलब 980 का, 980 का। उसके बाद आगे सुनो, फिर पाकिस्तान में क्या हुआ हुआ है, हमारी जैसी जहां पे डिमांड डेफिसिट हो, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स गए ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए। मैं जो काम करता था, तो मैं तो फजूल ही बैठ रहा हूँ, वेला हुआ पे आ जाता था, तो 3 महीने मैंने ऐसे ही जाया किए।
तो मेरे जो साथ वाले रिसोर्सेज थे वो क्या करते थे, एक बंदी कहती हमारा टारगेट है कि दिन के 25 ऑर्डर करके जाने हैं, 6 घंटों की शिफ्ट में कितने ऑर्डर, 25 ऑर्डर करके गए। 25 को जरा लगाओ आप लोग, जब 5 छुट्टियां 5 दिन आना था ना, 25 × 5 × 4, तो पूरे महीने में इतने ऑर्डर किए उस बंदी ने, है ना। उस बंदी की सैलरी कितनी है कॉल सेंटर में, 26,000। उसको जरा $20 से आप लोग मल्टीप्लाई करो, वो लाखों में है जो एक बंदा ऑर्डर कर रहा है। उस बंदी की सैलरी कितनी है, 26,000। तो ये इतना कमा रहे हैं कॉल सेंटर्स में। स्पेक्ट्रा एक प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक रजा और एक हानी लड़की है। ये दोनों ना कपल पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये दोनों ना आपस में फ्रेंड्स हैं, सबको लगता है कपल है। तो ये दोनों स्पेक्ट्रा में जॉब करते हैं, स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट है इनका, और ये किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। 72 और 68 सैलरीज है, और साथ साथ एसीसी का एक एक पेपर भी कर रहे हैं। फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश बहुत ज्यादा, मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्पेक्ट्रा में। आपने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होती है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा। सिस्टम्स लिमिटेड में वो मेरा एक फ्रेंड है अली, अली आगा पता नहीं क्या नाम है उसका, वो 1 लाख कुछ ले रहा है स्पेक्ट्रा में। तो कॉल सेंटर में भी यही नहीं है क्या, फोन उठा के हेलो, नहीं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, ये हेलो हेलो वाले वो है जो 10 पढ़ के 12 पढ़ के आए हैं। जरा अच्छी आपके पास नॉलेज हो, बीए बीबीए हो, या कुछ आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो, तो ये आपको पता है कम्युनिकेशन लेवल सीखने से आता है, पढ़ने से नहीं। मैंने उन एसीसीएस को भी देखा है जो इंटरव्यू में जाके जीरो। इंटरव्यू में ना बोलना महारत नहीं है, आपको उसकी बात समझ आएगी तो आप बोलोगे ना। तो मेरी मदर हमेशा कहती है लिसनिंग अच्छी करो, स्पीकिंग बाद में आती है, उसकी बात तो सुनो। फिर बच्चे पता क्या कहते हैं या यस सर, जब 2 दफा डिफरेंट क्वेश्चन पे यस सर कह दो, अगले बंदा सामने बैठे को पता लग जाता है कि इस नल्ले को इंग्लिश नहीं आती। अब क्या करें, है पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन चलना पड़ेगा ना मार्केट के साथ, ये मार्केट की डिमांड है। और दूसरी बात, बच्चे कहते हैं सर हाँ तरह, तलहा का बचपन में भी ना एडमिशन नहीं हुआ कॉन्वेंट में। क्यों, कॉन्वेंट वाले उनको एडमिशन देते हैं जो बच्चे जाके कुछ बोलते हैं, क्योंकि नर्सरी में एडमिशन होता है जो बच्चा बोलेगा नहीं तो तलहा बोलना ही नहीं। 2 साल तलहा को ले जाते रहे, तो तलहा ने कोई खास पजल हो जाता था ना, तो तलहा का एडमिशन नहीं हुआ। तलहा के कि छोटे भाई में और तलहा में जमीन इतना फर्क है, तलहा बोलता है और वो छोटा है वो बोलता है ना, ऐसा लगता है यूके और पाकिस्तान का जितना डिफरेंस। किसके अंदर, प्रोनाउंसिएशन के अंदर, किसके अंदर, वर्बल वोकल लैंग्वेज के अंदर। ये भी तो नहीं एबीसीडी पढ़ लो और पता है नहीं एबीसीडी होती क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इंग्लिश से रिलेटेड ना, तो उन पे आपको फोकस। फिर बच्चे कहते हैं सर हमारा हम क्यों छोड़े, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू कौमी ज़बान है तो फिर आपको बीबीए या कुछ इस तरह की डिग्रीज करनी चाहिए थी ना, कर आप ब्रिटिश काउंसिल की डिग्री रहे हैं, ठीक है, फिर आपको ओनली आइट्स भी रिक्वायर है। मैं कहता हूँ कि अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो इतनी अच्छी वो कैब है ना, मतलब जो एसीसी वालों ने इस्तेमाल की हुई है, कि आपको मतलब सारी आपकी टर्म्स क्लियर हो जाएगी। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ताकि उसमें, और फिर उसको अंडरलाइन करके गूगल पे उसका मतलब देख लिया करो। डॉन न्यूज़पेपर मैंने बहुत देर पढ़ा है, बहुत अच्छी वोकैब है उसकी। ऐसा ऐसा वर्ड है लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाला, काफी काफी वर्ड, जरूरी नहीं है हर जगह नेसेसरी ही इस्तेमाल होगा। आजकल नेसेसरी बहुत पीछे रह चुका है, मॉडर्न इंग्लिश आ गई, तो उसको इस्तेमाल करो ताकि आपको थोड़ा सा वो पड़े। और याद रखना बच्चों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं कि डिग्री कुछ नहीं करती, सब कुछ जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन डिग्री पता क्या करेगी, डिग्री आपकी आपकी सिर्फ इतनी हेल्प करती है कि डिग्री आपको उस बंदे के सामने ले जाके बैठा देती है। डिग्री का बस इतना काम है, यू हैव द एसीसी सर्टिफिकेशन, you meet the eligibility criteria to enter into the EY KPMG Ferguson, हो गया। नेक्स्ट स्टेज इज द टेस्ट एंड द इंटरव्यू, वहां ले जाके बिठाना डिग्री का काम है। कॉन्सेप्ट आपके अपने, नॉलेज आपका अपना है, द एवरीथिंग दैट यू गेन इन द ACCA विल बी टेस्टेड इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू एज वेल। तो फोकस करो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर,
रादर देन किताबी कीड़ा या बुक वर्म बने रहो। उसके लिए ये नहीं मैं आपको कहता कि सुबह उठो, अक्सर जब भी ग्रूमिंग की बात होती है ना तो लोग कहते हैं आओ चलें ड्रेस पेंटे ले आते हैं, ड्रेस शर्ट, क्या मतलब है, उससे ग्रूमिंग हो जाएगी? नहीं, ग्रूमिंग होती है प्रोफेशनलिज्म से, कुछ प्रोफेशनल चीजें आप लोगों के लेवल, ये देखा ये तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आया हुआ है। आप लोगों के लेवल पे अक्सर पढ़ाया जाता है सैलरी को ना रेम्यूनरेशन, आपके लेवल पर मैंने कहीं सैलरी का वर्ड लिखा नहीं देखा, रेम्यूनरेशन। फिर भी हम लोगों से पूछ रहे होते हैं भाई तेरी सैलरी कितनी, फिर रेम्यूनरेशन क्या है, तो उसके अंदर गाड़ी, कमीशन, इंसेंटिव सब आ जाता है, सैलरी पूछने की जरूरत ही अगले को पता नहीं। नहीं तो बता दे, याद रखना ये हदीस मुबारक में आया है, इल्म वहां इस्तेमाल करो जो इल्म वाले हैं। अगर आपको दादी दादा या घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई ऐसा है ना, तो ये नहीं कि आप उससे मिलते हुए कबाहत इस्तेमाल करो, ठीक है? आप अगर मतलब मैं अक्सर पंजाबी बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन हमारे घर में मेजोरिटी यूज होने वाली लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। सिर्फ ये पंजाबी नहीं, बहुत बूढ़ी पंजाबी बोलते हैं। और इवन अगले बंदे को तो नहीं लगना चाहिए ना कि ये 4 जमातें पढ़ गया है और शायद हम लोग इसके साथ बात करने के काबिल नहीं है, तो फिर मेरी डिग्री पे ही लाना था कि अगर मेरे साथ बात करते हुए एक बंदे को ये लगे कि ये इस बंदे के साथ बात करते हुए मुझे अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं भाई, मेरे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मिल सकूं। तो जब अब मैं गांव में निकलूं तो ऐसे तो नहीं मिलूंगा ना कि मतलब भाई तुम्हारी रेम्यूनरेशन क्या है, तो हम कह देते हैं कमाई का जरिया क्या है, क्या चल रहा है, ये वो। तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है जैसे लोगों से आप मिलेंगे। मैंने अक्सर बहुत सारे लोग देखे हैं जब एक कुर्सी पे एक ओहदे पे बैठ जाते हैं ना, तो इग्नोर पुलिस। सर हमारे मुझे हमेशा सबसे ज्यादा पता क्यों पसंद है? सर हमारे आते सिक्योरिटी गार्ड से सलाम लेते हैं आके, उनको सबको सलाम करके आते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर जो भी फ्रंट डेस्क पे मिल जाए उनको सलाम करके ऊपर चले जाते हैं। और आपकी ही एक मिस F8 की मिस बसमा नूर, वो आती है जो उसकी गाड़ी पार्क करता है, वैले पार्किंग है ना, तो गाड़ी जो उसकी पार्क करने लेके जाते हैं उसके हाथ में अपना बैग थमाती है, चली जाती है। कई दफा वो उठ के खड़े होते हैं क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, सलाम, वो सलाम का जवाब ही नहीं देती, ऊपर चली जाती है। और वो सबसे ज्यादा मगरूर है, जिसे कहते हैं स्कैन के अंदर, उसको कोई पसंद नहीं करता ना, तो तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तो एक टीचर होने का क्या मकसद है? स्कैन में कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो आपको जज करते हैं आपके परफॉर्मेंस की बेस पर, और कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो आपको जज करते हैं आपका टीचर के साथ लेन देन कैसे है। लेन देन का मतलब समझते हो? मैंने सर को फोन किया, सर आए आज पार्टी करने चलते हैं, आज ये करने चलते हैं, आज वो करने चलते हैं। इससे भी बढ़ता है क्या? यही लेन देन है, और यही आजकल सोशल नेटवर्किंग की सबसे बड़ी वजह है। तो अक्सर लोग कहते हैं सर तुम्हारा इतना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ टीचर है जो वैसे ही मेरा बहुत करते हैं, लेकिन कुछ टीचर है उनके साथ बनानी पड़ी, क्यों? वक्त की जरूरत थी। आप लोगों में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स टीचर्स के रेफरेंस से भी आते हैं, सर हम्मा, सर आकिल किरमानी, सर जुबैर सलीम, इवन सर अली गिलानी और सर जुबैर सलीम से पढ़ने गए हैं, तो सर जुबैर सलीम ने पहले दिन ही सर अली गिलानी से पूछा कि आप सर अली हसन के साथ पढ़ाते हैं? तो उन्होंने मुझे सर कहा, तो सर अली गिलानी कहते हैं कि उन्होंने मुझे बैग से फ्रंट पे लाके बैठाया तो तुमने यहाँ आके पढ़ना है, क्योंकि कल को तुम S7 पढ़ाते हो, तुम्हें SBR पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम यहाँ बैठ के अपने कॉन्सेप्ट शाइन करो। तो ये कितनी ज्यादा, इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है? इट इज वेरी प्राउड। लास्ट रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क। क्या आप ACC में आए, आपका ACC के साथ कॉन्टेक्ट हुआ, 200 का रेट चल रहा था, पाउंड का रेट, फिर हमने फीसें देना शुरू की, पाउंड का रेट कितना हो गया? 250, करते करते अब कहां तक पहुंच गया? 372, 372। ऐसे रेट 340 है, बैंक्स जो है ना 372 पे ट्रेड कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट डेट में और सेटलमेंट डेट में के दरमियान जो करेंसी मूव होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन रिस्क। 6 माह बाद मैंने पेमेंट करनी है, आपको पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी क्या होती है? उधार पे होती है। ये नहीं कि आपने उसी टाइम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी जो हम कह रहे होते हैं इंपोर्ट का बैलेंस इतना चल रहा है, इतनी देर बाद पे करना है, तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है ना, तो आपकी फॉरेन अकाउंट में चली जाती है, और उससे आपके GDP पे फर्क पड़ता है, बिकॉज वो आपकी लायबिलिटी है। समझ लगी? जब आप पे कर देंगे तो एक्सपेंस करके थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट की इनकम आके बैलेंस आउट होगा और GDP स्टेबल हो जाएगा। बात आपको समझ आ रही है?
ये आपकी लायबिलिटी है। तो यहाँ रिस्क क्या है? मैं आज चीजें मंगवा रहा हूं और मेरा अपने इंपोर्टर के साथ या अपने एक्सपोर्टर के साथ है कि मैं 6 माह बाद सेटलमेंट करूंगा। मैंने जितने भी सवाल पहले दिन दिए थे उसमें क्या लिखा हुआ था? पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, ऐसे केसेस थे ना, ये सब केसेस यहाँ आए। समझ लग गई? तो बच्चों उसके दौरान मुझे रिस्क है कि जब 6 माह बाद पेमेंट करने लगूंगा तो करेंसी एडवर्सली मूव ना कर जाए। आपको क्या रिस्क है? आज सर 210 का है पाउंड, 2 माह बाद, यानी कि ये कब मई लास्ट डेट है ना, तो 1.5 माह बाद लेट्स सपोज आपने अपने पेपर की क्या करनी है? पेमेंट करनी है। और आप सबको यहां बैठे हुए एक रिस्क तंग कर रहा है। क्या क्या तंग कर रहा है? कीड़ा तो है ही है, लेकिन उसके अलावा क्या तंग कर रहा है? क्या? एक्सचेंज रेट के जो बढ़ने का रिस्क है ना, वो आप सबके जहन में है। दिस इज व्हाट? ट्रांजैक्शन रिस्क। दिस इज व्हाट? अली बासर आंखें खोल के जरा प्लीज ट्रांजैक्शन रिस्क पढ़ दें। पर ये जो नींद की आपको जवाइयां आ रही है ना, लेकिन मुझे तो लगा क्या आ रही, पढ़ो। आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3 माह बाद, 6 माह बाद, 9 माह बाद सेटलमेंट होनी है, उसके दौरान मेरी करेंसी एडवर्सली मूव ना कर जाए, इस रिस्क को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन रिस्क। नेक्स्ट, हाँ, इसका लोकल्स पे इफेक्ट नहीं जाता, इसका इफेक्ट सिर्फ 2 पार्टीज पे है जिनके जिनकी ट्रांजैक्शन के अंदर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, जैसा कि मैं और मेरा एसीसी, एक्सपोर्टर और आपका इंपोर्टर। लोकल्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो ये समझना ज्यादा आसान था बच्चों। अब आ जाते हैं हैजिंग मेथड पे। इसके ना हमने आज इंटरनल हैजिंग मेथड करने हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं। क्लियर है? बाकी कैलकुलेशन वाले कल करेंगे। कल ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हर हाल में करना। इधर देखो, छोड़ दो जरा इधर, उकाशा रिवाइज करवाना जरा। इंटर क्या होता है ट्रांजैक्शन रिस्क? ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं, वो पेमेंट होगी। अच्छी लैंग्वेज में बता, बीच में ही सुना मुझे बस। कॉन्ट्रैक्ट डेट और जिस दिन पेमेंट करनी है उसके दौरान फ्लक्चुएशन नहीं कहना। फेवरेबल हो गई तो ये तो फायदा है, रिस्क तो ना हुआ। एडवर्सली मूव करने का जो खतरा है। ओके सर, क्या किया जाए? पहला इधर देखो जरा, छोड़ दो लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चलने लगी। इनवॉइस इन होम करेंसी, क्या? समझ लगी? होम करेंसी में इनवॉइस जनरेट करो तो रिस्क किस पे चला जाएगा? काउंटर पार्टी पे। जैसे एसीसी है, इनवॉइस किस में आ रही है? 132 पाउंड्स में। सारा रिस्क किस पे है? कस्टमर पे। क्लियर है? तो डेट इज नोन एज इनवॉइस इन होम करेंसी। सर फिर तो सबको ये कर देना चाहिए, तो रिस्क तो रहा ही नहीं, रिस्क तो जीरो हो गया। हर कोई ये कर नहीं सकता, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास बार्गेनिंग पावर होगी। आप मासूम चिड़िया, और वो एसीसीए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, आपकी और उसकी तो नेगोशिएशन पावर ही नहीं मिलती। आप एक आम स्टूडेंट, वो फरोन, तो वो आप इंपोज कर सकते हैं। कुवैत की करेंसी अमेरिका से कहीं ज्यादा स्टेबल है, पाउंड भी अमेरिका से ऊपर है, यूरो भी ऊपर है ना, डॉलर से। लेकिन पूरी दुनिया में ट्रेड किसमें होती है? डॉलर में। डिपेंड अपॉन बार्गेनिंग पावर ऑफ अमेरिका। पावर है उसके पास भाई, वो पूरी दुनिया को मनवा चुका है एक ही करेंसी में ट्रेड करने पे, और वो कौन सी करेंसी है? डॉलर। उसके अंदर इन्वेस्ट जनरेट होता है, रिस्क फ्री। हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी को कहा भाई मैं तो पाकिस्तान की करेंसी में इन्वेस्ट जनरेट करूंगा, उसने कहा बाय बाय, कोई माल नहीं, हम ना तो कोई माल भेजेंगे और ना ये कोई माल खरीदेंगे। तो पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान कहेगा सर देखिए आप अपनी करेंसी में इन्वेस्ट बना दें, तो सारा रिस्क किस पे आ गया? पाकिस्तान के ऊपर। तो हम नहीं ये कर सकते ना, बिकॉज हमारे पास इतनी औकात नहीं है हमारी। डॉलर नहीं करते उसकी पब्लिक करेंसी, उससे तो पेमेंट मेथड्स भी डॉलर के सारे। बाकी चाइना और अमेरिका के दरमियान तो अब एक टेक्नोलॉजी की वार शुरू हो गई है ना। तो अब तो आपको पता है फ्यूचर गूगल का नहीं है,
फ्यूचर चाइना के बनाए हुए सॉफ्टवेयर, जो सर्च इंजन पूरी दुनिया में काम करेगा वो चाइना का होगा, इनका नहीं। और ऐसे भी चाइना वाले अमेरिका वाले इसीलिए तो चाइना को चोर कहते हैं। क्यों? अमेरिका इतनी रिसर्च डेवलपमेंट करता है, प्रोडक्ट बनाता है। इंडिया वाले क्या करते हैं, वो चाइना वाले रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, लेते हैं, डिसमेंटल करते हैं उसको, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि उसको कैसे असेंबल किया गया था, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बना के खड़ा कर देते हैं। लेकिन बच्चों ये अल्लाह की एक, चाइना को दुआएं दिया करो, अल्लाह का एहसान। क्यों बोला? मैं आपको बताता हूँ कैसे। जितनी भी लाइट्स आपके घर में इस टाइम चल रही हैं, काम कर रही हैं, वो किसकी? चाइना। ये जो आपने बचपन में कैलकुलेटर यूज किए ना, CASIO के, है ना, ये किसने बनाए? चाइना ने। कितने का आता था? 300 का भी आया, 350 का भी आता था। असल में ये कैलकुलेटर 5700 का है, 5700 का। CFA के अंदर कैलकुलेटर यूज होता है, उसकी एक्चुअल प्राइस है 39,000। चाइना का मिल जाता है आपको 17-18 हजार में। वो आसान हो गया ना, तो एक दफा चीज टूट भी जाए या कभी गुम जाए, मैंने बड़े घुमाए, तो क्या हो जाता है, बंदा ले लेता है। लेकिन ये जितना भी फायर वर्क और ये जो शादियों वगैरह पे सारा सिस्टम होता है, वो ये लाइटें किसकी है? चाइना की। तो अक्सर लोग कह नहीं रहे होते कि ईद मिलादुन नबी पे चाइना की लाइटें लगाई हुई हैं, तो ये हो गया वो हो गया। तो ये आजकल इवेंट मनाना भी इस वजह से आसान है, बिकॉज चाइना के सारे प्रोडक्ट्स, ये जितना बर्तन क्रोकरी आ रही है सब चाइना का है। अगर आप अमेरिकन ब्रांड्स के बर्तन खरीदना शुरू कर दें, अल्फते में ना एक दफा एक प्लेट टूट गई थी एक बच्चे से, तो वो जो डिनर सेट था ना, वो 7.5 लाख का था। तो तब हम लोग किसी दौर में जाया करते थे बचपन से ना, तो मामा ने ना हाथ पकड़ के रखना कि उस सेक्शन की तरफ नहीं जाना। तो अपना उन्होंने क्या कर दिया है कि उस सेक्शन की में ना पार्टीशन कर दी, कि बच्चों को ना बाहर रोक लिया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं, और जो अम्मी है ना सिर्फ उनको अंदर जाने दिया जाता है। और कई दफा ऐसा होता है कि जो उनको लग रहा है कि ये सिर्फ देखने के लिए आए हैं ना, उनसे उनका डेबिट कार्ड ले लेते हैं, फिर आपने उस सेक्शन में जाना है। क्यों? वहां आपका हाथ ऐसे हुआ नहीं, वो गिरा नहीं, और उसके ऊपर प्राइस देके ना आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि शायद मैं जीरो गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो जीरो गलत नहीं होते, वो 15 लाख ही है। वो आपको लगेगा 1.5 लाख, शायद मैंने जीरो एक ज्यादा पढ़ लिया है, वो 15 लाख ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे 15 लाख का अगर डिनर सेट मिले तो मैं उसके अंदर खाऊंगा, मैं सिर्फ उसे देखूंगा कि भाई ये 15 लाख का है। क्या मतलब? लेते हैं, मतलब वो ब्रांड्स के नाम है, वो सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं जिनके वो डिनर सेट्स हैं भाई का। ब्रांड कौन होता है? मतलब एक बंदा है, उसने फुल क्रोकरी के अंदर वो पड़ा हुआ है, वो जितने डिजाइन है वो बनाता है, साथ ही माशाल्लाह से एक छोटा इंजीनियर पाकिस्तान में उसका डिजाइन कॉपी करता है, और नया माल। ये जितना भी औरतें कहती है ना, मेरी मामा लोग कहेंगी चीनी के बर्तन तो हमने मेहमानों के आने के लिए रखे हुए हैं, कभी हमें उसमें खाने का मौका नहीं मिला। मतलब हमारे लिए वो आजकल एक आया हुआ है प्लास्टिक शीशा मिक्स, मतलब उसके मतलब 13-13 हजार का डिनर सेट उसका अच्छा आ जाता है, तो उसके अंदर है। तो वो चीनी के उसको तो मामा ने लॉक किया हुआ है, तो वो तो कभी किसी को नहीं मिलते। वो चीनी भी लोकल है, वो चीनी भी सारे खाम माल गंदा माल को इकट्ठा करके ना उन्होंने वो बनाई है, सिर्फ उसकी फिनिशिंग अच्छी है, असल प्रोडक्ट वो भी नहीं है। लेकिन वही हमारे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि 35 हजार का लेट्स सपोज एक, या 20 हजार का है। लोगों ने ना आजकल वो बनाया हुआ है। मेरे एक स्टूडेंट है ना, उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी की अभी, अपना घर बेच के, अपना घर बेचा सिर्फ अपनी सिस्टर की शादी के लिए। क्यों? जरा थोड़े ऊंचे लोगों के साथ हाथ मिलाने थे ना, 2 घर थे तो एक घर बेचा। तो हम लोग अल्फते थे, तो वो अपनी मदर के साथ अल्फते था, तो मेरी मुलाकात हुई। तो उसकी मदर का 3 डिनर सेट्स का जो बिल है ना अल्फते के काउंटर पे, वो तकरीबन बना था 7 लाख कुछ रुपए। 3 डिनर सेट लिए थे, 7 लाख कुछ के। दिखावा कहते हैं, खैर। तो ऐसा है, तो इसीलिए कहते हैं कि उतना ही हाथ मिलाओ कि जितना आप लोग पूरा आ सको। इसका वो मेरी कजन की शादी इस्लामाबाद हुई, उन्होंने उन्होंने पहले दिन हमें पता क्या कहा, उन्होंने कहा आप जितना भी फर्नीचर दे देंगे ना, 1 साल बाद हमारे फर्नीचर की इंश्योरेंस हुई होती है, और हमारे घर का फर्नीचर इंश्योरेंस कंपनी वाले बदल देते हैं। फिर आप कल को कहेंगे कि हमारे हमने तो इतने चाव से फर्नीचर दिया था, हमारा तो फर्नीचर बदला गया, तो आप फर्नीचर दें ही ना। तो हमारा 1000 बंदा आना है बारात में, तो खाना अच्छा करिएगा। सारा पैसा हमारा, तो सारा पैसा खाने भी लग गया। हाँ, क्या है किसी को फर्नीचर देना था उस दौर में, 2010 की बात है, बफे लिया था अल अजीज वालों से,
मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो ऐसा होता है ना। इनवॉइस इन होम करेंसी, पेपर में ना इस पर सवाल आ गया। अब मैंने तो सिर्फ इतना सा ही पढ़ाया है ना, पेपर में सवाल में उसने क्या पूछा, उसने पहले पूछा इससे कस्टमर पे रिस्क शिफ्ट हो जाता है या नहीं है। जैसे एसीसी ने अपना रिस्क हम पे शिफ्ट किया हुआ है, ये बात ट्रू थी। दूसरा उसने एमसीक्यू बना दिया इसका कि कस्टमर अदर काउंटर पार्टी रेजिस्ट करेगी, हाँ भाई रेजिस्ट करेगी, तो कभी भी अलाउ नहीं करेगी तुम्हें कि तुम अपनी होम करेंसी में इनवॉइस जनरेट करो। तो तीसरा क्या है, ये सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास बार्गेनिंग पावर हो। समझ लगी? तो ये एक इंटरनल हैजिंग मेथड है, लेकिन ये सिर्फ कौन कर सकता है, जिसके पास बार्गेनिंग पावर हो। इसमें अपना रिस्क काउंटर पार्टी पे शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड थर्डली काउंटर पार्टी रेजिस्ट कर लोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है मैचिंग। क्या? ऊंची आवाज में, ऊंची मैचिंग। यूके में मेरा ना एक सप्लायर है, क्या है, मैंने उससे क्या ले आए हो, बस 5 मिनट हो। ये देखो 5,000 पाउंड जो है ना, वो मैंने पे करने थे। कि क्या करने थे? ऊंची। 2500 पाउंड मुझे उसी कंपनी से मेरा क्या था, रसीद। मैं इसे मैच कर लूंगा, मैं इसे क्या कर लूंगा, ऊंची आवाज में मैच कर लूंगा। भैया इसके कि वो मुझे 5,000 भेजे, फिर एक्सचेंज रेट की हिट पड़े। मैं उसे नहीं, मैं उसे 5,000 भेजूं, एक्सचेंज रेट की हिट पड़े, वो मुझे 2500 भेजे, एक्सचेंज रेट। बच्चा ऑलवेज कंसीडर योरसेल्फ एट एडवर्स पोजीशन। जब पे करने जाऊंगा हायर पे करना पड़ेगा, जब रिसीव करने जाऊंगा लोअर रिसीव करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ में एक्सचेंज रेट ले किसकी रहा है, मेरी, मतलब मेरी नहीं, मतलब इंडिविजुअल। क्लियर है बच्चों? तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो बच्चों आपको मैच कर लेना चाहिए कि रिसीट भी है पेमेंट भी है। तो आप उन्हें सिर्फ कितना पे कर दो, 2500 पाउंड पे कर दो, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, कम होगी, रिस्क कम हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब मैं आपको बताऊंगा मैचिंग करते कैसे है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, रिसीट भी होगी पेमेंट भी होगी, आपने एक्सचेंज रेट ना रिसीट पे लगाना है ना पेमेंट पे लगाना है, आपने उनका डिफरेंस लेना है। अब लेट्स सपोज रेट है 342 345 पीकेआर ओवर पाउंड। मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है अली हमजा? ये डिवाइड का केस है। काशा मल्टीप्लाई का केस है। रैप्टा लगाओ इसके, अली बासित। हाँ गुड, ऐसे लगाते हैं, उसके लगा के बता कैसे लगाते हैं। यहाँ से अब तू लगा के बताने जाएगा दानिया, ऐसे लगाते हैं वैसे ना, उसको लगा के बताना था कैसे लगाते हैं। अब अली बासर अली हमजा, अली बासर को लगा के बताओ कैसे लगाते हैं। ऐसे भी नहीं लगाते, तुम लगा के बताओ लूलू। नहीं रोजा है। नहीं बात कहाँ हो रही है, तुम अब्दुल्ला को क्यों लगाओगे? नहीं बच्चों आवाज ना है, आपको बात समझ आ गई? तो ये जो एक्सचेंज रेट है ना पेमेंट पे लगाने जाना है ना रिसीट पे, डिफरेंस पे लगाने जाना है। ओके सर, अब मैच पेपर में सवाल आता है, विच टू ऑफ द आइटम्स आर नेसेसरी फॉर मैचिंग द करेंसी। पहला, करेंसी सेम हो, क्या, जैसा कि मुझे आने थे दुबई से दरहम, ठीक है, और मैंने पे करने हैं सऊदी रियाल में, तो कैसे मैच कर लूं, नहीं हो सकते ना मैच। तो करेंसी सेम होना चाहिए। और दूसरा, दो ऑप्शन दिए होते हैं उसने, अमाउंट और
टाइमिंग। अमाउंट नहीं, क्यों? हम नेट ऑफ कर लेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो या उसको पे कर देंगे या उससे रिसीव कर लेंगे। क्लियर है? चौथा एक ऑप्शन होता है बिजनेस। करेंसी सेम होनी चाहिए, टाइमिंग सेम होनी चाहिए। पे मैंने करने हैं 3 माह बाद, मिलने मुझे अभी अभी अभी, तो नहीं हो सकती मैचिंग। 3 माह बाद आने, 3 माह बाद ही पे करने, अब हो सकती है मैचिंग। पेपर में एकदम सवाल आ गया, मैंने बच्चों को कहा था बैलेंस पे लगाना है ना, पेपर में सवाल था, पेमेंट थी 2 माह बाद और रिसीव हो रहे थे 6 माह बाद। मैच किया उसको करके आंसर बताया, और भाई अलग अलग रेट लगना था अब दोनों पे, और रेट भी अगले ने स्पॉट रेट 2 माह बाद वाला भी दिया हुआ था और 6 माह बाद वाला भी दिया हुआ था। तो फिर नेट अमाउंट करके बताना था कितना रिस्क फेस करना पड़ा आप लोगों को। समझ लगी? मैचिंग नहीं हो सकती अगर आप लोगों की माशाल्लाह से टाइमिंग सेम नहीं है। बिजनेस का भी नहीं, क्यों बच्चे? क्या देखो ना, मुझे दुबई से ना ओकाशा की कंपनी से पैसे आने थे और मैंने हाफिज की कंपनी को दुबई में पैसे देने हैं, वो उधर देगा पैसे। बात समझ आ गई? तो रिमेनिंग बैलेंस मैं भेजूंगा यहाँ। तो बिजनेस सेम होना भी जरूरी नहीं है। तो बात समझ आई? दो बिजनेसेस है, एक का मेरी तरफ रिसीवेबल है और एक का पेएबल है, तो जिसका रिसीवेबल है वो उसको पैसे दे देगा। समझ लग गई? क्या क्या मतलब? हाँ तो नहीं होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि बिजनेस सेम, तो सेम बिजनेस का होना जरूरी नहीं है, बिजनेस अलग भी हो सकते हैं। बिजनेस सेम की बात हो रही है ना, सेम बिजनेस, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आप लोग बड़े मासूम बन के कह रहे हो सर हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। हुंडी क्या होता है? क्या होता है? यूके में मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं उसके घर पैसे पहुंचा दूंगा और वो मेरी जगह पे फीस पे कर देगा, टैक्स बच जाएगा। हुंडी है ये। समझ लग गई? तो वो भी क्या है, इसकी तरह ही है ना। समझ लग गई? तो ऐसे ही है, उसे मुझे पैसे देने हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज एक्स वाई जी को जो है ना, उसको मैंने 1,000 जो डॉलर है ना वो पे करना है, और एबीसी कंपनी जो है ना उससे मुझे 500 जो डॉलर है ना वो मेरा रिसीवेबल है। क्लियर है? मैं इसको कहूंगा तू इसको दे दे, अपने मुल्क से मैं 500 डॉलर जो है ना वो फर्दर इसको पहुंचा दूंगा, तो हिट सिर्फ कितने की पड़ेगी? 500 की। तो बिजनेस का सेम होना भी जरूरी नहीं है, और अमाउंट का सेम होना भी जरूरी नहीं है। टाइमिंग और करेंसी का सेम होना क्या है? जरूरी है। और ये तो मैंने हर दफा सवाल देखा, इस बार भी था। हाँ, एमसीक्यू में ना, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर द मैचिंग प्रिंसिपल। तो दो, एक क्या है करेंसी और एक टाइमिंग, ये दो सेम हो, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो दो इंटरनल मेथड हो गए। कितने इंटरनल मेथड हो गए? तीसरा आखिरी यही है। चलो बस करो ना। ओके। बुक की तो जरूरत ही नहीं थी, तो तुमने रख कहाँ ली? नहीं बेटा, हर चीज ऐसी इतनी जल्दी नहीं रख लेते होते, थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। रीडिंग एंड लर्निंग, ये देखो, ये एक्सपोर्टर के केसेस है किसके, और ये इंपोर्टर के। आज मैं ना सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल मैचिंग का एमसीक्यू कैसे आ सकता है वो, और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लीडिंग एंड लैगिंग को कैलकुलेशन में कैसे टेस्ट कर सकता है वो, ये दोनों कैलकुलेशन वाले भी हैं, यानी कि वो कर देता है टेस्ट। तो ये दोनों मैं सिखा दूंगा आपको। क्लियर है? तो मैं फॉरेन करेंसी रिस्क के बारे में बड़ा टची हूँ, मैंने इसकी कोई चीज नहीं छोड़नी, बिकॉज इसका एमटीक्यू ऐसा होता है कि बच्चा 10 के 10 नंबर भी ले सकता है। सारी चीजें, कोई नहीं ऐसा हो सकता कि अजीब तरीका दिया हो, सारे सवाल एक ही तरीके से। क्लियर है? इसलिए लगा के बता। गलत मानी, गलत मानी, कोई बात नहीं, चलो वो लगी नहीं होती बेटा, वो तो शुरू से तुम्हें मारने को फिर रहा है। ये देखो,
ये ना उस लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं, इसको लग जाती है फिर ये कहते हैं नहीं लगी, और फिर थोड़ी देर बाद दीवार के साथ ऐसे ऐसे रगड़ा होता है। नहीं लगानी बेटा, जुम्मा है। एक्सपोर्टर, इधर देखो जरा, मुझे तुम्हें पता है कौन सी जोक से याद आ गई है? नहीं ना, लगा इसके, मैंने लगा ली मेरी जरूरत भी नहीं, जोखन नहीं, रैप्टा। ओके बच्चों ये देखो, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं क्यों हूँ, कौन हूँ मैं? वैसे तो बच्चों मैं बिल्कुल भी ना एक्सपोर्टर हूँ ना ही इम्पोर्टर हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बनना पड़ेगा। वही तो बात है, हर पेपर में तो आपकी पोजीशन बदल जाती है। यहाँ आप कौन है, फाइनेंस डायरेक्टर। टैक्स में आप कौन है, टैक्स कंसल्टेंट। 7 में कौन है, अकाउंटेंट। और F8 में कौन है आप, एक्सटर्नल ऑडिटर। एंड F5 में कौन है आप, मैनेजमेंट मैनेजर। लॉ में कौन है आप, लॉयर। तो असल में आप कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ आपको ना एक वो दिया जा रहा है। मेरा ना एक स्टूडेंट है रियाना, उसको ना इंटरनल ऑडिट की पोजीशन पे जॉब मिली, उसका ना भी F8 रहता था, उसको ना इंटरनल ऑडिट की पोजीशन पे जॉब मिल गई। तो ना मैंने उसको कहा कि ना, वो काफी काम करता रहा, महीना 1.5 महीना गुजरा ना, पेपर के पास आ गया, कहता यार याद तो नहीं सर, सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो ना मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसे ना पढ़ना शुरू करें। कहता सर, मैंने कहा पेपर ना बुक करो, तुम्हारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है। कहता सर मुझे नहीं पता था कि वो ऑडिट में किस पोजीशन पे है ना। तो कहता सर मैं आपको मैं ऑडिट करता हूँ। तो क्या नाम लेते होते, मुझे बिल्कुल भी मतलब जरूरत नहीं है, मुझे सारी चीजें ये ना मेरे हाथों से होकर गुजरी हुई है, मैंने इंशाल्लाह ताला पेपर पास कर लूंगा। मैंने कहा हाँ भाई इतनी अच्छी फर्म में जॉब कर रहा है, तो मे भी। वो हुआ, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, वो 12 पे फेल था। क्योंकि इसके अंदर तो आप वो नहीं ना कर सकते कि ज्यादा एमसीक्यूज, 30 नंबर के एमसीक्यूज थे, तो सीआरएस ने कुछ लिए नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम तो कहते थे कि, कहता सर आप यकीन नहीं करना, मुझे इस ऑडिट का सब आता है। मैंने कहा तुम किस पोजीशन पे हो, कहता इंटरनल ऑडिट। मैंने कहा सारा F8 एक्सटर्नल ऑडिट पे है। मतलब तुम इंटरनल ऑडिट में थे और तुम एक्सटर्नल ऑडिट का जाके पेपर दे, एक चैप्टर है 2 पेजेस का सिर्फ इंटरनल ऑडिट का F8 में। तो मतलब इस तरीके से आप लोगों ने नहीं करना कि पोजीशन ही आपको पता ना चले। हाँ होती है, अगर आप इसके बाद 3 साल का LLB, वैसे 5 साल का होता है ना, ACC के बाद आपको 3 साल का रह जाता है। अगर आप 3 साल का वो कर ले तो बिजनेस लॉयर बन सकते हैं। एवरी बिजनेस, उसके पास एक बिजनेस एक लीगल एडवाइजर होना चाहिए, ये बाय लॉ है, कानून कहते हैं। जैसे लीगलानी के फादर है निशात में लीगल एडवाइजर, तो उनकी अच्छी खासी सैलरी है। फिर एक्सपोर्ट किन्होंने, वो वैसे लॉयर है ना, तो इसी तरीके से आप बिजनेस लॉयर बन सकते हैं। अब जैसे LLB है ना, LLB सिंपल लॉ आपको सिखाती है, उसके बाद MS होता है ना। हाँ, LLM कुछ और है, LLM होता है मतलब जज वगैरह की पोजीशन के लिए ना। तो आप LLB करते हैं, उसकी जब आखिरी सेमेस्टर में जाते हैं ना, तो आपके पास होते हैं सब्जेक्ट ऑप्शन, तो उसके अंदर लोग बनते हैं ये जो है फैमिली लॉयर्स, ये वो। तो आजकल लोग सबसे ज्यादा जो है ना फैमिली लॉयर्स बनते हैं, क्योंकि तलाके तो क्या है, आम है। बच्चों की कस्टडी के केसेस क्या है, आम है। घरेलू झगड़े आम है। तो क्रिमिनल केसेस से ज्यादा जो आजकल चल रहा है ना, वो सिविल मतलब डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, तो लोग आजकल उसके बनते हैं। लेकिन बिजनेस लॉयर भी बहुत ज्यादा, और जैसे स्कैम्स है, उसके जो उसका टीचर है ना, वो एज अ टीचर ही से सैलरी नहीं लेता, वो स्कैम्स का लीगल एडवाइजर भी है। तो सर को डबल डबल टाइम्स, तो सर की 2 पोजीशंस है एट स्कैम, एज अ ट्यूटर, एज अ लीगल एडवाइजर। 2 घंटे आता है, लेक्चर लेके चला जाता है, सिर्फ एक ही क्लास होती है, यहाँ 2 क्लासेस 4 घंटे। उसके बाद लीगल एडवाइजर को तो जब बुलाएंगे तभी आएगा ना, तो सारा दिन उसकी पोजीशन ही होती है, फिर वो कचहरियों में होता है। एक दिन मुझे फोन आया था, मैंने कहा सर सच सच बताया कितने की फट्टी लगा रहे हैं स्कैन को, और कितने का बाहर से। तो कहते हैं बाहर की फट्टी तो तुम्हें पता है फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन स्कैन को हम फट्टी लगा जाते हैं मतलब 5 से ऊपर महीने। अच्छा और साल की लगाओ इसकी। लगाओ लगाओ, वो 5 करोड़ पे आ रहा है। देखें कितने जीरो होते हैं, गिनने के बगैर बताओ।
बच्चे इधर देखो, ये मैंने आज पढ़ा के जा रहा है। हमने भी लाओ इधर बात कर। तुम्हारी इस हरकत की वजह से बच्चे जो है ना एग्जॉस्टेड हुए। जी।